जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है वो वॉल्यूम 1 है। इसका हम लोग 22 सेट्स दिए गए हैं। इस 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है वो सेट नंबर 4 को करने वाले हैं, यानी कि चौथा सेट को हम लोग इसके वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, किस तरीके से इसका सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो पूरे बुक का सोल्यूशन के देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। फ्री में सोल्यूशन इसका देख सकते हैं पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए हम आप बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये पूरे बुक का हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे। सेट नंबर चौथा करने वाले हैं और इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग लेक्चर नंबर 1 इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट हम आपको बना चुके हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन हम लोग का है, स्क्रीन पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार होते हैं। तो क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर जो होते हैं किसके प्रकार होते हैं? परमाणु रिएक्टर के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है परमाणु रिएक्टर। याद रखेंगे कि क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर ये दोनों के दोनों परमाणु रिएक्टर के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय है? अम्लीय का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और इसका पीएच मान पूछेगा कि इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से कम, जितना 7 से कम होगा उतना ही इसका पीएच मान अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, यानी इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4। MgSO4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर की नेचर कैसी होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रकृति होता है ऑक्सीकरण अभिकर्मक की तरह, ऑक्सीकरण अभिकर्मक की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। ओजोन। चलिए, तो ओजोन से काफ़ी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है? तो ये ओजोन, क्योंकि त्रिपरमाणुक कहने का मतलब है कि इसके 3 परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र होता है O3 और जब O2 देंगे ये द्विपरमाणुक हो जाएगा और ये होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये होता है त्रिपरमाणुक, यानी 3 गो परमाणु होगा तो त्रिपरमाणुक, 2 गो होगा तो द्विपरमाणुक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो O3। ओजोन जो परत जो होता है, ओजोन परत जो होता है हमें किससे रक्षा करता है? तो ओजोन परत हमें रक्षा करता है परावैंगनी किरण से। सूर्य के परावैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है। सूर्य के परावैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है। अगर परावैंगनी किरण जो है हमारे पृथ्वी पर आ गया, इससे क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो गोरे गोरे लोग होते हैं उनको होगा, फिर काले वाले को होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि कोई काला या कोई गोरा किसके कारण होता है? कोई काला या गोरा किसके कारण होता है? ये मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा काला होगा, ज़्यादा काला होगा। और जिसमें मेलानिन कम निकलेगा, ठीक है, वो गोरा होगा, वो गोरा होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि त्रिपरमाणुक होता है ओजोन, क्योंकि इसमें परमाणु होता है 3 गो। ऑक्सीजन में क्या गो होता है? तो ऑक्सीजन में होता है 2 गो। हाइड्रोजन क्या होता है? तो H होता है, ठीक है, H2। नाइट्रोजन क्या होता है? N2 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन, अनिषेक जनन जो है क्रिया किस क्या होती है? तो अनिषेक जनन क्रिया इनमें से क्या होती है? तो बिना निषेचन के अंडे में बदलना क्या कहलाता है? तो अनिषेक जनन कहलाता है। तो बिना निषेचन के अंडे में बदलना होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन होता है। इसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला 47 नंबर सवाल है कि अभिकथन दिया गया है, ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ये यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ओ होगा वो दे सकता है। और ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो अब हमको बताना है कि ए सही है कि आर सही है, या आर और ए दोनों सही है, क्या सही है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। ऊपर ये कथन था कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोनर कहा जाता है। ये सभी को दे सकता है, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला। जबकि यहाँ पर ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो आर सही है, ए गलत है। तो ए गलत है, ठीक है, और आर सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होता है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि रुधिर वर्ग कितने होते हैं। तो सभी लोग को पता है कि रुधिर वर्ग कितना होता है। एक बार सभी लोग बताएंगे कि रुधिर वर्ग कितना होता है। तो रुधिर वर्गों की संख्या होती है 4 गो। क्या होता है? 4 गो होता है, ठीक है। रुधिर वर्गों की संख्या कै गो होती है? तो 4 गो होता है। रुधिर वर्गों की संख्या कै गो होती है? 4 गो होता है, ठीक है। जिसमें से हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बना देते हैं ताकि बेहतर दिखने में लगेगा हम लोग को। चलिए, इस तरीके से ये हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा रुधिर वर्ग, यानी ये हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हो जाएगा, समझ जाइएगा। वो ये इसमें हो जाएगा एंटीजन, एंटीजन हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा एंटीबॉडी हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है। ए होता है, बी होता है, ठीक है, ए बी होता है और ओ होता है। ये इतने ब्लड ग्रुप होते हैं, यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है? 4। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो 4 होते हैं, हो गया, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप में जो है वो एंटीजन ए पाया जाता है। एंटीजन केवल ए पाया जाता है, केवल ए पाया जाता है, ठीक है। और जबकि केवल इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, केवल एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, ठीक है। बी वाला में केवल जो है, केवल बी ही एंटीजन पाया जाएगा। और इसमें केवल ए पाया जाएगा, केवल ए पाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं तो ए एवं बी, ए एवं बी, ए बी वाला में ए एवं बी दोनों एंटीजन पाया जाएगा। तो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी ओ वाला में अनुपस्थित रहता है, ओ वाला में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ए एवं बी दोनों रहेंगे, ए एवं बी दोनों रहेंगे। जबकि इस वाला में क्या होगा? तो ये अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। यानी थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा तो दिमाग लगाइएगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी, ए बी एवं ए बी, ये तीनों में एंटीजन ए पाया जाएगा। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी आप लोग को बदल जाएगा। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी में जो है आपका एंटीजन बी होगा, तो एंटीबॉडी आपका ए होगा, मतलब दोनों का हेरा फेरी होगा। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ में जो है वो इसमें अनुपस्थित रहता है, यानी इसमें ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है। जबकि एंटीबॉडी जो होता है ए और बी दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग कर लिए। आगे हम लोग का क्वेश्चन कौन था तो 48 नंबर था कि ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है, यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है और यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में
सूत्र कणिकाएं करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इसे हम लोग ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। मनुष्य में निःश्वसन यानी उच्छ्वासित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है, लगभग कितना परसेंट, लगभग कितना परसेंट होता है? ये होता है 17%। कहने का मतलब है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, 17% छोड़ देते हैं, 17% छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितना बचता है? तो सिर्फ 4% बचता है। यही पूछा है कितना छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम लोग को मूत्र के जो रास्ते होते हैं, पेशाब के जो रास्ते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हमारा वृक्क हो जाएगा, और देखिए मूत्राशय वाला तो पहले कट जाएगा, क्योंकि वृक्क से ही जो है क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है और जाकर के पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है, यानी मूत्रवाहिनी में जाकर के जमा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले वृक्क हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर भी वृक्क है, यहाँ पर भी वृक्क है, यहाँ पर भी वृक्क, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी हो जाएगा, यहाँ पर भी मूत्रवाहिनी है, यहाँ पर भी मूत्रवाहिनी, तो सी वाला तो कट जाएगा, अब बचा बी। उसके मूत्रवाहिनी के बाद क्या होता है, तो मूत्राशय होता है, यहाँ पर मूत्रमार्ग नहीं होगा, इसके कारण बी कट जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सेम, वृक्क हो जाएगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा, जहाँ पर पेशाब जमा रहता है, ठीक है। तो निकलता कहाँ से है? तो वृक्क से, ठीक है, और मूत्रवाहिनी के माध्यम से पित्ताशय मूत्राशय में जाकर जमा होता है, और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 51। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी फूलों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं, तो पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी फूल बोलते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेते हैं, जैसे अंग रहित पशु, तो अंग रहित पशु उसको हम लोग सांप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंग रहित पशु वाला को उसे हम लोग सांप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मिलाना भी है, तो और इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अंग रहित पशु, अंग रहित पशु, तो ये पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा, तो ये पर रहित कीड़ा को क्या बोलेंगे हम लोग? पर रहित कीड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे मछली, क्या बोलेंगे? मछली, एक प्रकार का कीड़ा होती है। उसके बाद देखेंगे कि उड़ान रहित पक्षी, तो उसे कीवी बोलते हैं, इसे कीवी बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा वैस, ए का हमारा हो जाएगा दू न, ए का हमारा हो जाएगा दू, ठीक है। सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी को हम लोग कीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। और अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सांप। और अंग रहित पशु, तो ये हो जाएगा आपका मछली, क्या हो जाएगा? मछली। अब मिलान कीजिए, तो देखते हैं कि ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा दू, ए का दू हो जाएगा, तो ए का दू हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि बी, तो बी का हो जाएगा एक, तो बी का हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला के लिए हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4। और कहता है अंग रहित पशु, तो एक गो अंग रहित पशु कौन है? तो 3, तो यहाँ पर 3 दे दीजिए। देखिए तो 2143 कौन में? तो 2143 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? तो हरलिंगम मैदान में जो है आपका पोलो खेला जाता है, पोलो खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे सीआरपीएफ बोलते हैं, तो उस सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना जो है वो कब किया गया था? इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में किया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1839 में इसकी स्थापना हुआ था, 7 जुलाई 27 जुलाई को, जुलाई 27 जुलाई 1839 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो ये सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? पीटीआई समाचार एजेंसी जो है, जैसे हम लोग को यहाँ पर क्या है, तो आज तक हो जाएगा, ठीक है, बिहार न्यूज हो जाएगा, सच तक हो जाएगा, जी न्यूज हो जाएगा। तो पीटीआई समाचार पत्र जो है ये कहाँ की मीडिया है, कहाँ की समाचार एजेंसी है, कहाँ की यह मीडिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पीटीआई। आगे 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिस इज अ डिवर्सिव टाइम टू बी लिविंग हेयर द वर्ड डिपर्सिव बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हु स्टोल द चेयर, हु स्टोल द चेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कहता है चेंज द सेंटेंसिव इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट चेंज करना है सेंटेंस को हम लोग को इनडायरेक्ट रूप में। किस रूप में? इनडायरेक्ट रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, द कैप्टन exclaimed with sorrow that their foes were very strong। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं? तो कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी में शुद्ध लिखा गया है? सभी में शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए प्रकृति ये सही है, पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म होता है जन्म न, तो इसके कारण गलत हो जाएगा। वर्त्सना बलिष्ठ, तो इसको पुतना जानते हैं। आगे कहता है 59 नंबर में कि प्रकृति पुनर्जन्म भर्सन, ये गलत है। प्रकृति पुनर्जन्म भर्सना बलिष्ठ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोनों को देखिएगा तो ध्यान से, तो आप लोग को सही होगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक था, तो ऑप्शन नंबर सी और भी होगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना? किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गरीबी। गरीबी से विशेषण नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि सोना, धतुरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये सभी सोना, धातुरा, गेहूं और पलाश के लिए अनेक शर्त के लिए एक शर्त क्या होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनक। क्या हो जाएगा? कनक में ये सभी के सभी आ जाएंगे। चलिए 62 नंबर सवाल कहता है कि प्रतिशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रतिशिला पहाड़ी का संबंध किसे है? 62 नंबर सवाल है। चलिए तो प्रतिशिला पर्वत गया जी जिला में अवस्थित है। कहाँ है? गया जी जिला में। इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में गया जी किया गया है, इससे पहले इसका नाम गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती? इनमें से कौन सा जिला है जिसका सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है? ये हो जाएगा शिवहर। कौन हो जाएगा? शिवहर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की जो स्थापना है 1865 ईस्वी में आरा में किया गया था। 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में आरा में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? इनमें से कौन है जिनका जो है मात्रात्मक ऋण उपकरण नियंत्रण इसके हाथों में नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको मार्जिन आवश्यकता है। मार्जिन आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 66 नंबर, वर्तमान में कितनी कंपनियों का महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में कुल ऐसे अभी कितने कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो टोटल अभी वर्तमान में 14 है। कितना है? 14 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 14 में से सबसे पहला कौन था? तो ये हम लोग याद रख लेंगे पहला वाला को, ठीक है।
तो पहला कौन सा था? तो पहला था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे बोलते हैं भेल। क्या बोलते हैं? भेल बोलते हैं। ठीक है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भारत की पहली महारत्न कंपनी थी। ठीक है, कोल इंडिया को हम बोल देते हैं। उसके बाद लास्ट वाला आप लोग को बता देंगे कि अभी हाल ही में जो 14वां क्रम का है, ये पहला हो गया, और 14वां क्रम का जो कंपनी है HAL हाल, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो है भारत की 14वीं कंपनी है। 13वीं कंपनी की बात करें हम लोग, तो 13वीं कंपनी ILO है, इंटरनेशनल कहते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ओ OIL है, OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वीं की कंपनी है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए कि दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चौथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पांचवा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो जाएगा, जिसे ONGC बोलते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को NTPC बोलते हैं। ठीक है, छठा हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल बोलते हैं। सातवां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे BPCL बोलते हैं। आठवां हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल बोलते हैं। नौवां हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे HPCL बोलते हैं। 10वां हो जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 11वां हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे PFCL बोलते हैं। 12वां हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसे BECL बोलते हैं, RECL बोलते हैं। 13वां हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड ILO। 14वां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत में कितनी कंपनियां? महारत्न 14। महारत्न कंपनियां क्या होता है? तो वैसी कंपनियां जिसका जो है कह सकते हैं व्यवसाय देश के बाहर भी चलता है, भारत के अलावा भी दूसरे देश में भी चलता है, उसे महारत्न कंपनियां कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लीड बैंक मुख्य योजना का मुख्य क्या है? ठीक है, तो लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रत्येक बैंक संगठन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए। प्रत्येक बैंक जो है संगठन विकास के लिए, यानी सभी बैंक जो है वो विकास के लिए अलग अलग जिलों को भी अपनाए, ये इसका उद्देश्य था लीड बैंक योजना का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 68 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर आ चुका है। 68 को क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में, यानी विशेष विशेष आहरण अधिकार SDR, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीजन में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? तो विशेष आहरण अधिकार SDR में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को जो है शामिल नहीं किया गया है? तो ये कौन कौन शामिल है? चीनी रेनमिनबी शामिल है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, और जापानी मुद्रा येन। बाकी अपना देश की मुद्रा भारतीय रुपया को इसमें जो है SDR में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, SDR में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं, IMF ने इसे वर्ष 1969 में अपनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, इसको SDR को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997 में, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ प्रणाली की शुरुआत को देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे योजना का नाम और उसका आरंभ कब किया गया था। यहाँ पर लिखेंगे योजना का नाम, और यहाँ पर प्रारंभ तिथि, यानी शुरुआत तिथि हो जाएगा, प्रारंभ तिथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो होता है 1992 में होता है। ठीक है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी संशोधित वितरण प्रणाली की शुरुआत भी जो होता है कब होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1992 में होता है, 1992 में होता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत, यही हमारा क्वेश्चन था। तो लक्षित वितरण प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था, इसका हुआ था 1997 में, 1997 में।
जो अभी तक कार्यान्वित है, चल रही है, अंत्योदय योजना, जिसे हम लोग फ्री में बोलते हैं मिड डे भोजन कहते हैं, अंत्योदय, अन्योदय योजना, अन्योदय योजना। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में किया जाता है, जो मिड डे भोजन दिया जाता है स्कूलों में। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत भी 2000 ईस्वी में हुआ था। और आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसकी शुरुआत जो है 2013 में किया गया था। ठीक है, जबकि आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था। एक बार आप लोग कमेंट्स बताएंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 13 जनवरी 1970 को इसको चलाया गया था। 13 जनवरी 1970 को इस योजना का शुरुआत की जाती है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक हो जाएंगे, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था दूध को उत्पादन बढ़ाना, दूध की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा करना। इसे श्वेत क्रांति भी कहा गया और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही योगदान के चलते इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मैक्सिस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो था वो मिल्क ऑफ मैन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि मिल्क ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, उसके बाद जो है गुजरात के आनंद में स्थित आनंद मिल्क यूनिवर्स लिमिटेड अमूल ने इसी क्रांति को केंद्रीय भूमिका निभाया है दूध उत्पादन को लेकर के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। और भारत दूध उत्पादन में सर्वाधिक नंबर 1 प्रथम देश है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क नदी, तो माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माही नदी। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से मेहद जिले से निकलती है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। इनमें से कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो देखिए यहाँ पर नेपाल जो है भारत का कौन सा राज्य है नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड बना लेता है, पश्चिम बंगाल बनाइए लेता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा असम। तो असम भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, असम भी जो है वो थोड़ा सा सटने की चांसेस था, लेकिन ये जो है वो नहीं, लेकिन सिक्किम बना लेता है। सिक्किम, क्योंकि सिक्किम तो इसके बगले में, पश्चिम बंगाल के बगले में, ये हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन असम नहीं हो जाएगा। असम की राजधानी जो जाएगा वो दिसपुर हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक है देहरादून, देहरादून, और एक है गैरसैंण। गर्मी में गैरसैंण हो जाता है और ठंडी में देहरादून। सिक्किम की राजधानी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, हम सभी को बता ही दिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तराखंड जो है एक किससे अलग हुआ था। यूपी से अलग हुआ था। कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, उस समय ये उत्तराखंड का नाम जो था उत्तरांचल था, उत्तरांचल था। ठीक है, और इसका नाम 2007 में 2007 में जो है इसका नामकरण जो है वो उत्तराखंड के रूप में किया गया, उत्तराखंड के रूप में किया गया था। उत्तराखंड के चमोली जिला उत्तराखंड के चमोली जिला से ही जो है आपका अब चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और चिपको आंदोलन के प्रणेता जो माने जाते हैं,
चिपको आंदोलन के जो प्रणेता माने जाते हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे और ये आंदोलन चलाने का काम क्या था, तो ये था पेड़ को बचाना, वृक्ष को बचाना। अगला क्वेश्चन है 73, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी का नाम क्या है? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी तो उसके कहते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल जो है वो सबसे बड़ी हिमालय है। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख लें चलिए आगे देखते हैं कि कुछ जैसे कि हिमालयों का जो है वो श्रेणियाँ देख लेते हैं, विस्तार देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो है पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख ले हिमाचल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग देखें उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो है ये उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, मसूरी भूमि, मसूरी, मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी। और नेक्स्ट आप लोग को हो जाएगा नेपाल में, नेपाल, नेपाल में जो हो जाएगा आपको महाभारत श्रेणी, महाभारत, महाभारत, महाभारत श्रेणी हो जाएगा, महाभारत श्रेणी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया है। धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना की बाएं तट की नदियों है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यमुना की बाएं तट की नदी है? तो ये हो जाएगा हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की जो लंबाई है यमुना नदी की लंबाई पूछे तो ये हो जाएगा 1370 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए हाँ, हम लोग का क्वेश्चन हो गया 74। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो इनसे कौन सी मृदा है उसका निर्माण जो है मकान के ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो मकान का ईंट जो होता है वो किससे बनता है? लेटराइट मिट्टी से। किसे? लेटराइट मिट्टी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपात क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका हो जाएगा, यहाँ पर पाया जाता है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पठारी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना आज काजू मोटे मसालों के लिए मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसकी विस्तार है, केरल में सबसे ज़्यादा, यानी पश्चिमी तट पर। ये जो भारत का मैप है ना, ये इस दिशा में इसकी सर्वाधिक विस्तार है। बाकी काली मिट्टी तो राजस्थान, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, और काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। तो ये हुआ है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के ढाल पर, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के ढाल पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है, ध्यान देना है कि सुमेलित कौन नहीं है, कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि पामलू झारखंड में है, ये सही है। कुमारी पूर्वी घाट में है। ठीक है, और ये पोडू जो है केरल में है, जबकि पामा डाबे ये आपको सही नहीं है। ये पामा डाबे नामक स्थानांतरित कृषि का समय उड़ीसा से यहाँ पर युग्म जोड़ा है। ठीक है, 77 का, तो ये जोड़ा है पूछा है ना, तो ये पामा डाबी उड़ीसा से है, पोडू केरल से नहीं है, कुमारी पूर्वी घाट से नहीं है, पामलू झारखंड से नहीं है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये सब कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पामलू, कौन सा? पामलू, तो ये हो जाएगा आपका पामलू कहाँ है? तो पामलू जो हो जाएगा
ठीक है। ये पामलू हो जाएगा आपका मणिपुर में, मणिपुर में हो जाएगा। पामलू कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कुमारी। कुमारी आपको पश्चिमी घाट पर मिल जाएगा, पश्चिमी पश्चिमी घाट पर मिल जाएगा ये पामरू। पुडू कहाँ मिलेगा? पुडू तो ये आंध्र प्रदेश में, पुडू आंध्र आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। अब पामाडाबी कहाँ हो जाएगा? पामाडाबी ओडिशा, पामाडाबी ओडिशा में। तो ये सब था इम्पोर्टेंट। तो हमारा पामाडाबी ओडिशा में था, ये सुमिलित है, बाकी सब गलत था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 78। 78 कहता है कि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? ये मलाज खंड जो है तांबा का उत्पादन के लिए जाना जाता है, और किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब तांबा, तो तांबा का जो है संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। तांबा का अन्य नाम जो होता है, तांबा का अन्य नाम, उसे हम लोग कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। और ये सुचालक होता है बिजली का, यानी कि करंट को फॉलो होने देता है वो भाई साहब। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो हीराकुंड परियोजना से जो जल की तैयारी होती है, जल विद्युत की करंट की सप्लाई होती है, वो हीराकुंड बांध। अब बताना है कि ये परियोजना होती है, तो ये कौन सा वहाँ पर परियोजना चलाई जा रही है, कौन सा? ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला। और ये राउरकेला कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है। राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और इस जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से जो है हीराकुंड परियोजना का स्टार्टिंग किया गया था। और ये किया गया था कब? तो 1959 में, 1959 इसमें इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कौन सी नदी है? तो शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर है। याद रखिएगा, ये भी जो है हीराकुंड परियोजना जो है, ये दो नदियों के संगम पर है। कौन सा है? शंख एवं कोयल, शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राउरकेला संयंत्र इस्पात को कोयला झाड़िया एवं कोरबा से, लौह अयस्क बरसुआ से, और परिवहन की सुविधा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? तो 4 भूकंपीय तरंग होते हैं, उसमें से कौन सी तरंग है? तो भाई एस तरंग है। कौन सा है? एस तरंग जो है सिर्फ वो ठोस भाग में ही गमन करता है, ठोस भाग में ही गमन करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है। चलिए इस तरंग को हम लोग प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं, इस तरंग को हम लोग प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस तरंग को क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग भी, प्राथमिक तरंग इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए इन्हें द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंग। तो क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक या प्राइमरी किसे बोलते हैं इस तरंग को, या द्वितीयक तरंग किसे बोलते हैं? तो इस तरंग को बोला जाता है। ठीक है, आगे है इस तरंग प्रकाश तरंगे के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसे गौण तरंग भी कहते हैं, इसे गौण तरंगे। तो इसे क्वेश्चन आती है, गौण तरंग भी कहते हैं, गौण तरंग भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे आता है हम लोग का पी। तो पी जो है, पी से कम होता है एल तरंग, पी से कम सबसे ज़्यादा होता है। तो पी जो होता है हाई होता है, और एल इससे कम होता है, एल इससे कम होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पी से अधिक एल से कम, पी से अधिक एल से कम। तो पी से अधिक और एल से कम, पी से अधिक और एल से कम होती है तीव्रता। चलिए किसका? एस की। आगे 81 कहते हैं पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंपीय तरंग का सबसे पहले जो झटका को महसूस किया जाता है वो कौन सी तरंग होती है? तो वो होती है आपको अधिकेंद्र। कौन सा? अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप की झटका को महसूस किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमोड टीला को। हिमोड टीला को जो है वो अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? इनमें से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ये हो गया ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर 20 का। ग्राम पंचायत में महिलाओं को कितना % भागीदारी पर छूट है? 50%। अगला क्वेश्चन कहता है
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 18 दिन लगा था। ठीक है, इसमें खर्च रुपए कितना लगा था? वो 64 लाख के आसपास लगा था। 64 लाख के आसपास लगा था, याद रखिएगा। ये बन करके तैयार कब हुआ था? तो बन करके तैयार हुआ था 24 नवंबर 1949 को। 24 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हुआ, लेकिन इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 24 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये हो जाएगा लागू वाला, अंगीकृत किया गया था। अगला 85 कहता है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? एक बार सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध जो है आप लोग का वो हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। चलिए, अगला 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों का जो नागरिकता है, ठीक है, तो निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6 में किया गया, आर्टिकल 6 में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न में से किसका योगदान किया जा सकता है? निम्न में से किसका योगदान किया जा सकता है? ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 88 का? तो ये हो जाएगा विधान परिषद का योगदान किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकता है। कौन सा? 169, 169 अनुच्छेद के तहत। अगला 89 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता यानी छुआछूत और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल हो जाएगा 17 यानी कि अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 अनुच्छेद तक है। फिर अगला हम लोग आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाता है 19 से लेकर के 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से लेकर के 24 तक है, 23 से लेकर के 24 तक है। जबकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को जो है सो छोड़ सकते हैं, ये 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आप लोग का 29 से लेकर के 30 तक में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। संवैधानिक उपचार जो है आप लोग का ये आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल 32 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 90, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2023-3 में जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा को 8वें अनुसूची में, क्योंकि 8वें अनुसूची में वर्तमान में भी कितने भाषा है? 22 भाषा है। कितने हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उसमें से 2003 में कौन सी भाषा को जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में संथाली भाषा को, किसको? संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी ये सब जो है आपका 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं, यही सब है, ठीक है। बोडो, डोगरी एवं संथाली को 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 92वें संविधान संशोधन 2003 हुआ था,
ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 91 कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान क्या होगा? गेंद का द्रव्यमान क्या होगा? चलिए, तो इसका जो है वो काफ़ी बड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का था समांतर श्रेणी, तो इसको हम फटाफट बना लेते हैं। इसमें इतना सारा दिया गया ये सब पद, इसमें से प्रथम पद को हम लोग मानते हैं ए, 10वां का हिसाब है, प्रथम पद को मानते हैं ए, तो ए प्रथम पद बराबर ए, तो ए हमारा कितना है 23 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सार्वंतर निकालने के लिए, तो सार्वंतर तो प्रथम पद ए हो गया, तो सिंपल इसी में से घटा दीजिएगा, ये प्रथम पद आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय पद हो जाएगा आपका कितना, तो 29, तो 29 में से 23 घटा दीजिएगा कि इसके लिए फार्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारा 29 है, तो 29 में से 23 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि हम 29 में से 3 तो 6 बचेगा। ठीक है, तो सर्वांतर हमारा कितना देगा 3 का, और पद कौन सा है 9वां है, तो एन का मान कितना देगा 9। हमारा डी का मान कितना आ गया था, डी का मान आ गया हमारा 6, पहला पद क्या है तो 23। बस इसी पर एक सूत्र होता है, उस सूत्र के माध्यम से बना दीजिएगा। टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, बस टी एन का मान हमको पता नहीं निकालना है, टी एन हमको निकालना है, ए का मान हमको 23 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और प्लस एन का मान हमारे को निकाले हैं 9। ठीक है, दिया है गया है यहाँ पर, और 1 हो जाएगा, और गुना डी का मान 6 निकाले हैं, सिंपल 23 के 23 हो जाएगा, प्लस के प्लस 9 में से गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और गुना 6 होगा, फिर इधर 23 हो जाएगा, प्लस 8 6 का 48 हो जाएगा, 48 और 23 जोड़िए तो 48 और 23 जोड़िए तो 8 3 11 4 2 6 1 7 71 हो जाएगा। कौन सा होगा 71 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है बी में, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में पुलिस को ECILOP लिखा जाता है तो उसी तरह राइटर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पुलिस को कैसे इसको लिखा है, कौन सा तरीका अपनाया है। ठीक है, तो पुलिस को लिखा है ECILOP। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा गया है। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखें तो पी हमारा लास्ट में है, तो पी को लास्ट में ले गया है, पी को लास्ट में, फिर उसके बाद ओ को लाया है, मतलब पीछे से उल्टा कर दिया है। तो इसको राइटर को भी उल्टा कर दीजिए, तो WRITER। ठीक है, इसको भी उल्टा कर दीजिए, बाद में ले जाइए डब्लू को, बाद में उधर से लिख दिया डब्लू को। ठीक है, उधर से लिखते आइए डब्लू, उसके बाद हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा टी, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा आर। तो RETI देखिए, तो RETIR। ठीक है, तो ये वाला है RET, तो ये हो जाएगा RET, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उलट दिया था, जस्ट इसको उलट दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है तो भोजन को क्या, ये तो और आसान है। यहाँ पर कहता है कि कूलर को, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, कूलर को क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। ठीक है, फिर भोजन को क्या कहा जाता होगा, तो भोजन को कहा जाता है गुलाब। क्या कहा जाता है, गुलाबंती में पूछेगा कि क्या खाता होगा। ठीक है, फिर गुलाब को क्या कहा जाता है, गुलाब को, तो गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, इधर आ जाओ भाई, रेंट कहा जाता है। ठीक है, और फिर रेस्टोरेंट को क्या कहा जाता है, रेस्टोरेंट को तो नटखट कहा जाता है, नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा, तो यहाँ भोजन को गुलाब, तो गुलाब खाएगा, क्या खाएगा, गुलाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब खाएगा, क्या खाएगा, गुलाब। तो 94 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 95 कहता है नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी एक तरह से संगत है और एगो असंगत है, मतलब तीनों एक जैसन होगा और बाकी एगो अलग होगा। तो यहाँ पर है QSU दिल है। ठीक है, तो क्यू में कितना जोड़े, जो एस आ जाएगा, MNOPQ, पी छोड़ दीजिए QRS, तो इसमें प्लस 2 जोड़े हैं तो एस हो गया। एस में कितना जोड़े कि यू हो जाएगा, तो एस छोड़ दीजिए, जिसको जोड़ना है उसको छोड़ दें, एस छोड़ दीजिए तो TU, इसमें भी प्लस 2 जोड़े हैं। ठीक उसी तरीके से ये XZY है, XZC है। तो यहाँ पर देख रहे थे इसमें तो अभी 2 का बढ़ोतरी हुआ है, इसमें कितना का तो +2 का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं
एक्स जेड सी, तो एक्स में कितना जोड़े जेड है, तो एक्स छोड़ दीजिए वाई जेड, इसमें 2 का बढ़ोतरी। वाई में कितना जोड़े, तो पीछे से आ जाइए, जेड में तो जेड, तो ए बी सी, यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी हुआ है, तो यहाँ पर एक बार 2 की बढ़ोतरी, एक बार 3 की, तो यहाँ पर गड़बड़ा गया, यहाँ पर +2, यहाँ पर यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पर एक बार +2, एक बार +3 की बढ़ोतरी। आइए सी ई एच, तो सी छोड़ देते, ए बी सी डी ई, तो इसमें 2 की बढ़ोतरी, ठीक है। ई छोड़ देते, एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें +3 की बढ़ोतरी, ठीक है। फिर यहाँ पर जे देखिए, जे है, एल है, ओ है, ओ भाई साहब चलिए चलिए, तो यहाँ पर क्या है, तो हम लोग देख रहे थे जे एल ओ, तो इसमें भी +2 और इसमें भी +3, इसमें भी +2, इसमें भी +3, और इसमें सिर्फ +2 का बढ़ोतरी। अब जे एल है, तो जे में जे को छोड़ दीजिए, जे के एल, इसमें +2 की बढ़ोतरी, एल एल छोड़ दीजिए, तो एम एन ओ, इसमें भी +3 की बढ़ोतरी, यानी इसमें भी +2 +3, ठीक है। बाकी एक ही है ए, तो ए वाला में सिर्फ +1 की बढ़ोतरी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में 340 अंक प्राप्त करना है। तो परीक्षा पास करने के लिए 340 अंक प्राप्त आवश्यक है। एक छात्र ने 244 अंक प्राप्त किया, 340 पास होना था, 244 से जैसे प्राप्त किया, उसे कुल अंकों का 12% उत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल अंकों में से उसके 12% घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, एक छात्र को कितने अधिकतम अंक हो सकते हैं। तो सिंपल है, इसको क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन आंसर इसका और हिसाब सोल्यूशन काफ़ी आसान है। देखिए कितना प्राप्त किया, तो 244 प्राप्त किया, तो 244 लिखेंगे, प्लस कितना परसेंट से इसको पास किया गया, यानी 12% कहा गया कुल का। टोटल कितना चाहिए था इसका पास मार्क, 340 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये 12 के 12% यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। और इसको देखिए कि 244 से, तो 340 में से प्राप्त किया कितना, तो 244, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, आई बच गया 13 में से 4 गया तो 9 4 13, तो 96 हो जाएगा। यहाँ पर लीजिए 96, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, तो ये 1% इधर रख देते हैं, क्योंकि एक रख देते हैं इधर, और ये 96 हो जाएगा, और इधर गुना में था नहीं आ जाएगा, तो भाग में, तो 12 ठे कितना हो जाएगा, 96, 12 ठे 96 मरतबे कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, इस 100% का एक, इसको परसेंटेज दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा। ये पहले तो होगा 1% बराबर कितना काट के आया, तो 8% आ गया, 1% था ना हमारा, 1% बराबर 8 हो जाएगा। फिर ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 8 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 800। ये कितने अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं, तो 800। अगला क्वेश्चन है 97 की एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की लगातार वृद्धि हो रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या जो है 54,450 है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या था। हर वर्ष इसकी 10% की दर से वृद्धि हो रही है। अभी वर्तमान में 54,450 जनसंख्या है, पिछला इसके 2 साल पहले जो इसकी जनसंख्या क्या रही होगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं, जो छोटा होगा नॉर्मल होगा, जो कम समय बन जाएगा वो सबको देखना है, ठीक है। चलिए, और बाकी इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे ये सभी के सभी बड़ा होगा, इसको हम लोग को स्किप कर देते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, बनाइएगा और कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि कितना समय लगा। कोई शॉर्ट तरीका होगा तो आप लोग भी इसको निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। ये आप लोग का कौन सा था, तो आप लोग को पता है कि आप लोग को ये भी बुक चलता है, और आप लोग को वीडियो आ जाता है दोपहर को 11 बजे, दोपहर 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। और दूसरा आप लोग का जो वीडियो है वो शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो शाम को 6 बजे अपलोड किए जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरीके से सभी एग्जामों का बुक आपका कवर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा एकदम बेहतर तरीके से। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद।